हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, आज हमारी बिजनेस स्टडीज की क्लास है और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि एक पार्ट हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है, तो दूसरा पार्ट हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में बात करता है। हम ऑलरेडी हेनरी फ्योल का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, पूरे 14 प्रिंसिपल्स हम बहुत अच्छे से कवर अप कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने अब तक भी वो प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े हैं, तो बच्चे प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्लास 12 बिजनेस स्टडीज 2024-25 पे जाकर चैप्टर नंबर 2 को पूरा पढ़ सकते हैं, जितना अब तक पढ़ाया गया है। आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में हमें बताएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में क्या बताया है। बच्चे, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, बाय प्रोफेशन वो क्या थे। तो पहले उनके बारे में पूरी डिटेल ले लेते हैं, उसके बाद हम उनके प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। एफ.डब्ल्यू. टेलर, इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। ठीक है। तो आपसे कभी पूछा भी जा सकता है, ये एमसीक्यूज में पूछ लिया, या आपको ही पता है कि आपको कल को वाइवा के लिए भी प्रिपेयर करना है। अगर आपने अपनी जो फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल, अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बनाई, अपने टेलर के प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन अगर दिखाया है, तो वहां आपसे जो एग्जामिनर है वो इस तरीके की क्वेश्चन पूछ सकता है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी कि उनका पूरा नाम क्या है। उनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। उनका लाइफ टाइम रहा 1856 से लेकर 1915 तक। बाय प्रोफेशन ही वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। याद करिए, मैंने हेनरी फ्योल के बारे में भी आपको ये बात बताई थी, वो थे आपके माइनिंग इंजीनियर। ठीक है, फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। लेकिन जो हमारे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर हैं, वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। 1874 में एज एन अप्रेंटाइज मैकेनिस्ट की तरह उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन किया। यूएसए की एक स्टील कंपनी थी, और धीरे धीरे अपनी वर्क एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की वजह से जब उन्होंने कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, तो धीरे धीरे उनकी पोजीशन वहां पर हो चुकी थी चीफ इंजीनियर की। ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशंस, उन्होंने अपनी बहुत दो इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, जिसके अंदर एक में उन्होंने शॉप मैनेजमेंट के बारे में बताया है, तो एक में उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। और क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से चीजों को सोचते थे, तो इनके जो प्रिंसिपल्स भी डेवलप हुए हैं वो साइंस के बेसिस पर डेवलप हुए हैं। इसीलिए इनको बोला गया द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, ये थे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। 6 से 1915 तक इनका लाइफ टाइम रहा। बाय प्रोफेशन ही वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। जब उन्होंने यूएसए में 1874 में कंपनी को ज्वाइन किया, उन्होंने एक अप्रेंटाइज मैकेनिस्ट की तरह ज्वाइन किया था, लेकिन धीरे धीरे चीफ इंजीनियर बन गए थे। दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है इनकी, शॉप मैनेजमेंट के ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर, और इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है मैडम? हेनरी फ्योल। ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अब क्योंकि ये ना साइंटिफिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देते थे, ये कहते थे जो भी काम आप करोगे लॉजिकली करोगे, बहुत सोच समझ के करोगे, तो इनका मेन फोकस ही उस चीज की तरफ रहा। तो इन्होंने हमें दिए थे साइंटिफिक प्रिंसिपल, और उस साइंटिफिक प्रिंसिपल के अंदर ये फोकस करते थे साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। तो चलिए देखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। देखिए बच्चे, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने मैनेजमेंट का काम किस तरीके से साइंटिफिकली कर सकते हो। साइंटिफिकली मींस कि वहां पर भी आप हिट एंड ट्रायल पे बेस्ड नहीं हो। आप ये नहीं सोचोगे कि चलो यार एक कॉइन को उछालते हैं, हेड आएगा तो ये करेंगे, टेल आए तो ये करेंगे। नहीं भैया, अगर आप इस तरीके से चीजों को करोगे तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल यूज नहीं कर सकते कि यार ठीक है ये करके देखते हैं, अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ और ट्राई करेंगे ना। ऐसा नहीं कर सकते, इस तरीके का काम नहीं करते थे। तो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहा that it means knowing exactly what you want man to do। कहा कि भाई एग्जैक्टली पहले तो आपको ये बात पता हो कि आप अपने लोगों से क्या काम कराना चाहते हो।
यहाँ पर मैन से मतलब था एम्प्लॉइज, और यू कैन से आर ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं, हम उनसे क्या कराना चाहते हैं। एज अ टीचर अगर मुझे ही नहीं पता होगा कि भैया सिलेबस क्या है, कौन सा पार्ट कवर अप करना है, करिकुलम क्या है, अगर पेपर का पैटर्न क्या है, अगर ये बात मुझे ही नहीं पता होगी तो मैं आपको क्या समझाऊंगी। तो मेरे माइंड में सबसे पहले इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट आई वांट माय स्टूडेंट्स टू डू, कि मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए कि मेरे बच्चे क्या करें उस क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए। तो इसीलिए उन्होंने पहले यही बोला that it means knowing exactly what you want man to do, कि सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या काम कराना चाहते हैं, यानी कि जो गोल्स हैं वो पहले आपके माइंड में फिट होने चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से काम को करना है। देन एंड सीइंग, सिर्फ ये जान लेने से कुछ नहीं होगा भाई, देखना भी है दैट दे डू इट, आपको ये देखना भी है कि फिर वो उस काम को कर रहे हैं इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, क्योंकि वो रिसोर्सेज की वेस्टेज को अवॉइड करने पे ध्यान देते थे। वो ये कहते थे कि किसी भी काम को करने का ना एक बेस्ट मेथड होता है। आप काम तो बहुत सारे तरीकों से किए जा सकते हैं, लेकिन उन तरीकों में से एक होता है सबसे सरल आसान तरीका, लेकिन आपको उस बेस्ट को ही चूज करना है। ठीक है, तो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या कहा कि भाई सबसे पहले तो खुद आप ये जानो कि आपको क्या काम कराना है, आप क्या चाहते हो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज से, प्लस फिर उसको देखो कि क्या वो उस काम को कर रहे हैं बेस्ट और चीपेस्ट वे में। तो यानी कि साथ साथ आपको मॉनिटरिंग भी करनी है, आपको साथ साथ यहाँ पर इवैल्यूएशन भी करना है। तो यही रीजन है कि टाइम टू टाइम जो होता है परफॉर्मेंस चेकिंग होती है कि भैया क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, अगर आप साइंटिफिकली वर्क करते हो तो। ठीक है, सो साइंटिफिक मैनेजमेंट का आई होप आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा कि क्या होता है, क्या सोच थी, क्या थॉट प्रोसेस था हमारे टेलर का, वो आपको इस डेफिनेशन से पता चल चुका होगा। तो अब हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं जो हमें टेलर ने दिए हैं। तो चलिए अब उन प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ते हैं और वन बाय वन देखते हैं कि इनके प्रिंसिपल्स हमें क्या बताते हैं। सो FW टेलर ने हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए। फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड, cooperation not individualism, and fourth one is development of each and every person to his and her greatest efficiency and prosperity. So one by one इन चारों प्रिंसिपल्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं और देखते हैं कि ये चारों प्रिंसिपल्स हमें क्या बताने वाले हैं। So number 1 principle is science not rule of thumb. आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है, साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। अब साइंस को तो हम सभी लोग जानते हैं कि क्या है, कि साइंस के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सिस्टमैटिकली होती हैं, लॉजिकल होती है। याद है जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी तो वहां पे हमने पढ़ा था कि साइंटिफिक डिसीजंस लिए जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ कुछ भी ब्लाइंड फेथ जैसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा होता है तो आगे भी ऐसा ही होता आएगा, हम ऐसे थिंकिंग को लेकर यहाँ पर काम नहीं कर सकते। ऐसा टेलर का मानना था कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको गाइडलाइंस देता है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक सेम पैटर्न को ही फॉलो करना कि यार ऐसे सिचुएशन में हमने पहले ये किया था तो अब भी यही करेंगे और अब भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको खुद को चेंज करना है। आपको लॉजिकली सोचना है कि यार अगर ये ट्रिक, ये स्ट्रैटेजी हमने अप्लाई करी तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और उस कॉन्सिक्वेंसेस के साथ हमें किस तरीके से डील करना है, ये सारी ही चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि दिस इज साइंस। अब ये रूल ऑफ थंब क्या होता है बच्चे? रूल ऑफ थंब एक ट्रेडिशनल मेथड है जो पहले फैक्ट्री सिस्टम के अंदर यूज किया जाता था, जहां पर लोग अपने पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया करते थे। जैसे कि मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो कर रही हूं, मैं ये नहीं देख रही हूं कि क्या होना चाहिए एज पर द सिचुएशन, लॉजिकली क्या होना चाहिए मैं वो नहीं सोच रही हूं, मैं ये देख रही हूं कि मुझे क्या ठीक लग रहा है मैं वो कर रही हूं। सो रूल ऑफ थंब यही था। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है, मैंने कह दिया ओके सो यही होगा, यानी कि यहाँ पर हर मैनेजर का अपना एक पर्सनल जजमेंट था जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता था। तो बेसिकली उसके अंदर ये जो ट्रायल एंड अप्रोच मेथड है यही इस्तेमाल किया जाता था कि ठीक है
एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, करके देखते हैं क्या हो रहा है, हो गया ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करना कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेस को वेस्टेज की तरफ लेकर जाता है। तो इसीलिए टेलर का ये मानना था कि काम ऐसे नहीं किया जाता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो रूल ऑफ थंब को हटाओ और साइंस को लेकर आओ, ठीक है। सो टेलर बिलीव्ड देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी। टेलर ऐसा माना करते थे कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है। आप काम को बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन उसको बेस्ट तरीके से करने का सिर्फ एक ही मेथड है वो, और आपको उसी मेथड को अपने स्टडी और एनालिसिस से ढूंढना होगा कि वो कौन सा मेथड है जो टाइम, मनी और एफर्ट्स इन सभी चीजों को सेव करेगा। अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि देखो आप ट्रायल कर रहे हो, आप करो चलो ठीक है करके देखते हैं। कोविड के टाइम पे हर कोई अपने घर में शेफ बनने की कोशिश कर रहा था, ऐसी कुछ कोशिशें हमने भी करी थी, बट हमने क्या किया, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज किया ना। हमने भी सोचा चलो यार हम भी केक बनाते हैं घर पे, हम भी घर पे ये बनाते हैं वो बनाते हैं। कई लोग सक्सेसफुल हुए बनाने में, भाई जो बना गए, वही ट्रायल है ना। ट्रायल जरूरी थोड़ा है कि फेल ही होता है हमेशा, सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो किसी का ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो किसी का ट्रायल फेल हुआ, हम जैसों का तो भाई फेल हुआ, हम तो शेफ नहीं बन पाए। तो यहाँ पर ये क्या किस चीज को लीड करता है, ये वेस्टेज को लीड करता है ना। तो वो यही कहते थे कि अगर आप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हो तो उस बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करो, ठीक है। सो दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जॉब। और अब ये काम आप कैसे कर सकते हो भाई, हर एक चीज को आपको साइंटिफिकली स्टडी करना है, सोच विचार करके करना है। आप हर चीज का हर एक एलिमेंट, मतलब टेलर का मानना था कि हर एक जॉब का एक एक एलिमेंट आप स्टडी करो। मतलब थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क कराते थे हमसे, क्योंकि बहुत ही बेस लेवल पे लोगों ने काम किया था, उन्होंने शॉप फ्लोर लेवल पे काम किया था, लोअर लेवल पे। तो इनकी आदत थी हर चीज को हार्डवर्क के साथ करने की, तो बहुत हार्डवर्क करा रहे थे यहाँ पर भी वो हमसे। वो कह रहे हैं हर एक एलिमेंट को स्टडी करो और साइंटिफिकली स्टडी करो और देखो, फाइंड आउट करो, फिर वहीं से आपको मेथड निकलेगा, ठीक है। So this method so developed should substitute the rule of thumb, और यही मेथड आपके ऑर्गेनाइजेशन से रूल ऑफ थंब को हटाएगा। तो टेलर ने ऑब्जर्वेशन किया, स्टडी किया, उन्होंने ये बोला कि टास्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और यही रीजन था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, इन्होंने ये अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में अप्लाई किए, और देखो खुद चीफ इंजीनियर बन गए और कंपनी को भी उन्होंने सक्सेसफुल कर। तो रूल ऑफ थंब हटाया गया, एंड दिस विल रिजल्ट इन सेविंग ऑफ द ह्यूमन एफर्ट्स, टाइम एंड मटेरियल। ऑब्वियसली जब हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यही करेंगे, यही कहेंगे कि हमारा टाइम, मनी, एफर्ट सब कुछ सेव होगा अगर आप उस बेस्ट तरीके को फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है। मोर सोफिस्टिकेटेड द प्रोसेस, ग्रेटर वुड बी द सेविंग्स। वही कि जितना गहरा तुम्हारा संघर्ष होगा उतने ही तुम्हारी सफलता का शोर होगा। तो वो यहाँ पे यही कह रहे थे कि भले ही सोफिस्टिकेटेड है प्रोसेस, भले ही डिफिकल्ट है, कि आज ये रास्ता तुम्हें बहुत कठिनाइयां दे रहा है, लेकिन यही कठिनाई वाला रास्ता एक दिन तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। यानी कि एक दिन यही तुम्हें सेविंग्स, रिटर्न सब कुछ ला कर देगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्ट्रगल से घबराना नहीं है, एक दिन सफलता की चाबी जो तुम ढूंढने निकले हो ना, वो तुम्हें जरूर हासिल होगी, ठीक है। सो टेलर ने क्या कहा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में कि भैया एक बात समझो, पहले बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स पे मत जाओ। शॉर्टकट पे जाने का भी एक समय होता है, एक वक्त होता है, उस वक्त पर आप उस तरफ जाएंगे तो सही रहेगा। बट पहले इस बात को समझो भाई कि बहुत सारे तरीके, तुम्हें बहुत सारे रास्ते दिख रहे हैं सफल होने के, तुम्हें बहुत कुछ दिख रहा है कि यार ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बट सब कुछ नहीं कर सकते आप चुनो बहुत सही रास्ता, वो एक सही रास्ता जो 100% तुम्हें सफलता दिलवाएगा, उसकी तरफ चलना है तुम्हें। तो उन्होंने यही कहा कि वन बेस्ट मेथड इवॉल्व करो जो तुम्हें टाइम, मनी, एफर्ट सेव करके देगा। उस वन बेस्ट मेथड को ढूंढने के लिए तुम्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, प्रोसेस थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन उससे तुम्हें जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो उन्होंने इसका एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास कि जैसे कि इंटरनेट फैसिलिटी, इंटरनेट, अंतरजाल, जो लोगों को अपने जाल में आजकल फंसाया जा रहा है ना, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं भाई। वो तो यूसेज, मैं कहती हूँ कि किसी चीज के डिमेरिट उसके यूसेज पे है। अगर आप उस टेक्निक का इस्तेमाल सही तरीके से करोगे तो वो आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी, गलत इस्तेमाल करोगे तो भाई देखो गलत रास्ते पर ही लेके जाएगी, ठीक है। सो इंटरनेट के लिए भी ये कहा गया कि कितना सोफिस्टिकेटेड है ना सब कुछ, बट उससे सेविंग्स, रिटर्न, कितने बेनिफिट्स हम लोगों को मिल रहे हैं। तो टेलर इसी चीज को फॉलो करते थे कि साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है, किसी का अपना पर्सनल जजमेंट नहीं है, ठीक।
समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है जी हार्मनी। अब हार्मनी का मतलब क्या होता है? एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई अब बात मान गए हम। आपने कहा जी ऐसा करना है, हमने कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसा करना है। मैंने आपसे कहा कि जी बच्चे रोज आपको पढ़ना है, रोज 2 घंटा आपको पढ़ना है। आपने कहा जी मैडम बिल्कुल रोज 2 घंटा हम आपके कहने से पढ़ेंगे। सो दिस इज आवर हार्मनी। नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? मैंने कहा जी रोज आपने 1 घंटा पढ़ना है। आपने कहा जी नहीं 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे, हम तो आधा घंटा पढ़ेंगे। मैंने कहा चलो जी ठीक है, फिर आधा घंटा पढ़ लो। आधा घंटा नहीं 15 मिनट पढ़ेंगे। मतलब कि जो बात मैं कह रही हूँ आपको उसका अपोजिट ही करना है। तो दिस इज नॉट डिस्कॉर्ड। नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट एक तरीके से, कि हम जो कह रहे हैं आप उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, आपको नहीं माननी हमारी बात, हम जो भी बात कहते हैं आप उसके ऊपर एग्री नहीं होते हो। तो वो कहते हैं जी ऐसे काम तो नहीं चलेगा। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। ये जो रिश्ता है मैनेजमेंट और वर्कर का, इसमें दोनों को साथ मिलकर चलना होगा। जिंदगी की डोर भी 2 लोग साथ में मिलकर चलते हैं ना, है ना, आफ्टर मैरिज। तो वहां पर अगर एक अलग चलने की कोशिश करेगा तो वो रिश्ता टिक नहीं पाएगा। दोनों साथ मिलकर चलेंगे, साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो ही वो रिश्ता चलेगा। उसी प्रकार ये मैनेजमेंट और वर्कर का भी रिश्ता है कि अगर मैनेजमेंट सोचे जी मेरी बात सारी बात मान ली जाए तो ये गलत है, वर्कर सोच ले जी मेरी सारी बात मान ली जाए तो ये भी गलत है। नहीं, दोनों को हार्मनी के साथ चलना है, दोनों को एग्रीमेंट शो करना है। भाई एक बार कभी तुम झुक जाओ, एक बार तुम झुक जाओ, झुकने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। हमें अपना रिश्ता बचाना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। तो यहां पर भी उन्होंने ये बोला कि भाई टेलर कहते थे कि सुनो हार्मनी है, नॉट डिस्कॉर्ड। एग्रीमेंट दिखाना है, डिसएग्रीमेंट नहीं दिखाना, ठीक है। सो टेलर एम्फेसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर, कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। और उसके लिए हमें जरूरत होगी मेंटल रेवोल्यूशन की। वही ना, 2 अलग अलग सोच के व्यक्ति जब एक साथ मिलते हैं तो उस रिश्ते में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो जब तक लोगों का मेंटल आउटलुक चेंज नहीं होता तब तक वो रिश्ता नहीं चल पाता है। बिल्कुल उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर भी कहा ह्यूमन बिहेवियर है ना, तो ह्यूमन बिहेवियर में आपको पता है कि क्या चीजें हो रही हैं, जो वहां हो रहा है वही यहाँ पर भी हो रहा है। तो मैनेजमेंट कहते हैं, सो टेलर कहते हैं कि देयर शुड बी, तो टेलर कहते हैं कि टेलर का कहना था कि हमें मेंटल आउटलुक को चेंज करने की जरूरत है, हमें अपने सोच विचार को चेंज करने की जरूरत है एक दूसरे के लिए। आप सोचो, मैनेजमेंट सोचे कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, नहीं। अगर ये वर्कर काम नहीं करेंगे तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। वर्कर सोचे जी मैं हम सब कुछ कर रहे हैं, भैया वो जो टेक्निकल नॉलेज है, जो मैनेजरल स्किल्स हैं, वो फिर वो काम तुम नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर दोनों को ये समझना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप सोचो कि नहीं एक के साथ ही काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो इसलिए आपको अपना मेंटल आउटलुक एक दूसरे के लिए चेंज करना होगा, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू द टेलर, ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर दी वन एंड द सेम। भाई देखो, दोनों का जो इंटरेस्ट है मैनेजमेंट और वर्कर्स का वो सेम ही है और एक ही है, ठीक। एंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द प्रोस्पेरिटी ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। और किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी, कि वो कितनी बढ़ेगी आगे, कितनी सक्सेसफुल होगी, वो किस पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर काम करने वाले लोग कितने सक्सेसफुल है। और काम करने वाले लोग कौन है? या तो एम्प्लॉइज हैं या एम्प्लॉयर हैं। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की प्रोस्पेरिटी पे ही ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी डिपेंड करती है। हम अपने घर में रहते हैं तो हम कितने सक्सेसफुल हैं, उसी से तो हमारा पूरा घर सक्सेसफुल होगा ना। कहते हैं ना, घर का एक व्यक्ति अगर खराब हो जाए तो पूरे घर को विनाश की तरफ लेके जा सकता है। और वहीं पर अगर सभी लोग मिलकर साथ में चले, एक दूसरे को लेकर चले एक साथ, तो उस पूरे घर को वो आगे बढ़ाकर लेके जा सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी उन्होंने यही बोला कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो ऐसे में उन्होंने कहा कि देखो, अगर मैनेजमेंट तुम्हें कभी भी कोई फायदा होता है वर्कर्स के हार्डवर्क की वजह से, तो अपनी पॉकेट में मत डालो, उसे वर्कर्स के साथ शेयर करो। उसका 1% हिस्सा, 2% हिस्सा, कहते हैं ना कि अपनी कमाई का 1% भगवान को भी देना चाहिए, 10% भगवान को देना चाहिए, जितनी भी आपकी अपनी श्रद्धा हो। तो उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि वर्कर्स ने तुम्हारे साथ हार्डवर्क किया है, तो उस प्रॉफिट का सारा पैसा तुम अपनी जेब में मत डालो, उसे अपने वर्कर्स के साथ भी शेयर करो, बोनस दो उन्हें, और अलग अलग तरीके से उन्हें मोटिवेट करो, उनका प्रमोशन करो, तो उस गेन को उनके साथ शेयर करो। प्रॉफिट शेयरिंग में उनको परसेंटेज दे दो, तो इस तरीके से उनको मोटिवेट करो। एट द सेम टाइम ट्रेड यूनियन को भी हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम स्ट्राइक पे चले जाएं। भाई स्ट्राइक पे क्या होता है? स्ट्राइक पे जाना क्या होता है? आप प्रोडक्टिविटी रोक रहे हो, आपने प्रोडक्टिविटी बंद कर दी, उससे क्या होगा? आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा ही नहीं। अपनी बात मनवाने के लिए आप धरने पे बैठ गए कि हम काम नहीं करेंगे, तो तुमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा क्या? तुमने प्रोडक्टिविटी रोक दी।
तो इसका मतलब तुम ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानते ही नहीं हो। तो आपको भी ऐसे स्ट्राइक्स पे जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप अपनी बात रखो, तरीके से रखो। अगर आपकी बात सही होगी तो आपका मैनेजमेंट आपकी बात जरूर मानेगा। तो यहाँ पे दोनों को एक दूसरे को साथ लेकर चलना है, दोनों को इस बारे में सोचना है कि भाई हम अपना गेम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे और ये कहेंगे कि जी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक्स पे नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही टेलर ने इस बात समझाई कि एक साथ रहना है, अलग अलग नहीं रहना, ठीक है, डिसएग्रीमेंट शो नहीं करना। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ने क्या बताया कि कंप्लीट हार्मनी, मिलजुल के रहना है मैनेजमेंट और वर्कर्स को, जिसके लिए मेंटल रिवोल्यूशन, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर आपने याद रखना है कि मेंटल रिवोल्यूशन की जरूरत है, जिसके अंदर ये कहा गया कि लोगों को अपने मेंटल आउटलुक को चेंज करना है और इस बात को समझना है कि देखो दोनों का हित इसी में ही है कि दोनों साथ मिलकर चलें, ठीक है। ट्रू इंटरेस्ट वही होगा जहां पर आप लोगों का जो प्रोस्पेरिटी है आप लोगों की वो एक साथ ही आपको मिलेगी अगर आप साथ में चलेंगे तो। उसके बाद आपको भैया अपने जो भी काम कर रहे हो, जो भी पैसा कमा रहे हो, एक दूसरे के साथ शेयर करो और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में ही मत सोचो, ठीक है। सो आई होप दो प्रिंसिपल बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टू प्रिंसिपल्स की तरफ। सो अब हमारा थर्ड प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब कॉपरेशन का मतलब तो हम सभी जानते हैं कि जब हम साथ में मिलकर कुछ काम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो दैट इज कॉपरेशन। बट ये इंडिविजुअलिज्म क्या है? इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि जब सब साथ मिलकर काम कर रहे हो तो बिल्कुल कॉर्नर में जाकर एक तरफ बैठ जाना और सोचना कि जब इनका हो जाएगा तब मैं अपने हिसाब से अपना काम करूंगा। यानी कि आप लोगों से अलग चलने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से अलग चलने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी का साथ नहीं देना चाहते। सो दिस इज इंडिविजुअलिज्म, यानी कि आपको बिल्कुल हटकर चलना है। बट टेलर ये कहते थे कि देखो यहां पर भी कॉपरेशन चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं चलेगा। उन्होंने अपने हर एक प्रिंसिपल में एक यूनिक बात कही, जैसे कि पहले प्रिंसिपल में कहा साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है, साइंटिफिकली काम होगा, तुम्हारे पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगा। दूसरे में उन्होंने कहा हार्मनी चाहिए, सबका एग्रीमेंट चाहिए, डिसएग्रीमेंट नहीं चलेगा। अब तीसरे में उन्होंने क्या कहा, एक दूसरे का साथ देना है, अकेले अकेले अलग अलग नहीं चलना है, ठीक है। तो तीसरा प्रिंसिपल कहीं ना कहीं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के बारे में भी सब कुछ कहता है। सो इट इज एन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब जहां से वो खत्म होता है वहीं से ये शुरू होता है, यानी कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मिल जाने के बाद ही हमें कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का प्रिंसिपल मिल जाता है। सो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड इट फोकसेस ऑन कंप्लीट कॉपरेशन। यहाँ पर पूरी तरीके से कॉपरेशन की बात होती है और कॉपरेशन की जब बात हम करते हैं तो वहां पे बातचीत बहुत जरूरी है, सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो इसीलिए टेलर का ये कहना था कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में कि आपको अपने एम्प्लॉयज के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना होगा, आपको अपने वर्कर्स को अपने साथ इन्वॉल्व करके चलना होगा। तो इसीलिए जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें आप अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करो, उनसे सजेशंस इनवाइट करो और अगर कोई उनका सजेशन आपको अच्छा लगता है या उस सजेशन से वही कॉस्ट रिडक्शन होती है, टाइम सेव होता है, आप उस सजेशन को रिवॉर्ड करो। तो यहाँ पर एम्प्लॉय फिर आपके साथ इन्वॉल्व अगर होगा तो आपको कॉपरेट जरूर करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको फ्योल का भी एक प्रिंसिपल याद नहीं आ रहा है? याद करो कौन सा फ्योल का प्रिंसिपल है जो वर्कर्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है, सजेशंस देने के लिए कहता है? रिकॉल करो। यस, इनिशिएटिव प्रिंसिपल, ठीक है। सो यहाँ पर भी इसी बारे में बात हुई, टेलर ने भी इस चीज पर फोकस किया कि वर्कर्स को अपने साथ लेकर चलो, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा दैट देयर शुड बी द इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, यानी कि दोनों के बीच में जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन होना चाहिए वो भी इक्वल तरीके से होना चाहिए। मतलब सामने वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार हम ही काम करे जा रहे हैं, हम ही काम करे जा रहे हैं, ये तो आराम से अपना एसी में बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों के बीच में आपने उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, उनके डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग आपने उन दोनों को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी हुई है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ देखो कॉम्पिटिशन नहीं है, लड़ना नहीं है एक दूसरे से, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है यहाँ पे किसी चीज का, हम यहाँ पे आपसे सिर्फ कॉपरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कॉम्पिटिशन नहीं है भाई, कॉपरेशन है, कोई दौड़ नहीं लगाई जा रही है, यहाँ पे साथ मिलकर चलने के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ पे पैटर्नलिस्टिक
स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट की बात हुई। अब देखो पैटर्नल का मतलब क्या होता है, मतलब जो फादर की साइड से होते हैं, मतलब फादर की साइड के रिलेटिव को बोलते हैं ना हमारे पैटर्नल रिलेटिव्स हैं, मम्मी की साइड वालों को बोलते हैं मैटर्नल है। तो यहाँ पे पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है। अब जैसे कि घर में जो फादर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों से एक डिस्कशन करते हैं, मतलब एक ओपन कम्युनिकेशन होता है उनके साथ, जहां पर वो ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का और उनसे उनके बारे में पूछते हैं कि कहीं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही उनकी लाइफ में, और उनको कोई सजेशन देना हो, कोई गाइडलाइंस देनी हो तो वो देते हैं। इसी तरीके से पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट भी ये कहता है अपने वर्कर्स से कि हम आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन में है, अगर आपके दिल में कोई बात है तो वो बात आप हमसे शेयर कर सकते हो। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय का पूरा ध्यान रखता है, यानी कि मैनेजमेंट अपने वर्कर्स का पूरा ध्यान रखते हैं। जिस तरीके से एक पिता अपने बच्चों को संभाल के रखता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट भी अपने वर्कर्स को संभाल के रखे, उसी स्टाइल के ऊपर बेस्ड है ये पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में क्या कहा गया, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। यहाँ पे कॉपरेशन की बात होती है, आपको यहाँ पर कॉपरेशन चाहिए तो सबको यहाँ पे दिखना चाहिए कि सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोई कंपटीशन में नहीं है हम लोग। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन पे यहाँ पर फोकस किया गया, और अगर कोई सजेशंस कोई देता है तो उसको रिवॉर्ड देने के बारे में भी यहाँ पर बातचीत की गई है। आई होप आपको ये प्रिंसिपल पूरा समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ प्रिंसिपल की तरफ, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। यानी कि टेलर का ये मानना था कि हर किसी का डेवलपमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी और उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़े। यानी कि अगर हम अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं सक्सेसफुल होना, तो उसके लिए चीजों को साइंटिफिकली करना जरूरी है। तो यहाँ पर टेलर ने कहा कि आप अपने यहाँ जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका डेवलपमेंट करो। अगर उनका डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा। परिवार में जितने पढ़े लिखे लोग होंगे उतना ही उस घर का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उतने अच्छे तरीके से वो उस घर को संभालना सीखेंगे। तो यहाँ पर भी यही बात हुई, आपको हर एक पर्सन का डेवलपमेंट करना होगा ताकि उनकी एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, टेलर ने, दैट इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द पर्सनल कॉम्पिटेंसी। हमारी इंडस्ट्री कितनी एफिशिएंट है ये डिपेंड करती है इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी पे। यानी कि हमारा एम्प्लॉय कितना कॉम्पिटेंट है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल होगा, कितना एफिशिएंट होगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है कि जो लोग उस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, अगर उन्हीं का ही डेवलपमेंट नहीं होगा तो पूरी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। Taylor was of the view that the concern for the efficiency depends to a large extent by putting the right person for the right job. सही व्यक्ति को अगर सही काम पर लगाओगे तभी आप एफिशिएंसी को हासिल कर पाओगे। जिसको जो काम करना आता ही नहीं है, अगर ये काम आपने उसको सौंप दिया तो आप किस तरीके से एफिशिएंसी को अचीव कर पाओगे। जिस बंदे को अगर सपोज करो कार रिपेयरिंग करनी आती ही नहीं है और आप उसे अपनी कार को ठीक कराने के लिए आपने उसे बुला लिया है, तो वो भैया कार तो ठीक करेगा नहीं, उसके और पुर्जे पुर्जे हिलाकर चला जाएगा, जिससे कि वो पहले जितना काम कर रही थी कार उतनी भी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस काम को जानता नहीं था। कभी उसने इंटरनेट पे एक दो लाइनें पढ़ ली थी उस चीज के बारे में। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। वो इसीलिए ही कहते हैं कि भाई जिसको जो काम करना आता है उसको वही काम दो, राइट पर्सन को राइट जॉब पे ही अपॉइंट करना है। ये नहीं कि ठीक है जो आ रहा है उसे जो मर्जी काम आप देते चले जा रहे हो। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। तो इसलिए टेलर ने कहा कि अपने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस में इस चीज को अपनाओ। आप अपने एम्प्लॉयज को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो, उनकी क्वालिफिकेशन चेक करो, उनके स्किल्स चेक करो, उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें जॉब असाइन करो। ऐसे नहीं कि आपने ठीक है बस रख लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी और कोई भी काम सौंप दिया। साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है आपको। वर्क असाइन्ड शुड सूट हिज एंड हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। आप जो काम उसे सौंप रहे हो वो उसकी मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को मैच करता हो। भाई जरूरत से ज्यादा भी किसी को काम देना सही नहीं है। भाई आप उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी भी तो सोचो ना कि यार ये इतना काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। मैं तुमसे कह दूं कि बच्चों तुम्हें 10 घंटे पढ़ना है,
10 घंटे पढ़ना है। अरे मैडम ये कैसी बात कर रहे हो आप, 10 घंटे या 1 घंटे नहीं पढ़ा जाता, आप 10 घंटे पढ़ने की बात कर रहे हो, तो मैंने गलत काम किया ना। भाई मैं तुमसे कह रही हूँ कि अरे बच्चों सिर्फ 2 घंटे पढ़ लिया करो, हालांकि तुम्हें मुझे पता है 2 घंटे बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो बच्चे 2 घंटे पढ़ने में कोई बुराई नहीं है ना। तो 2 घंटे ही पढ़ लोगे तो तुम्हें अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने तुम्हारी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बात कही है। तो यहाँ पर आप वर्कर से कहो जो आपको 10 घंटे शिफ्ट पे काम करना है, यार उसके बारे में भी तो कुछ सोचो कि 10 घंटे कैसे काम करेगा। तो वर्क जो भी आप असाइन करते हो, आपके वर्कर की फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल, मतलब उस चीज को समझ भी पाता हो, वो उस चीज को करना जानता भी हो, उस तरीके से आपको काम आपने वर्कर से बांटना है। अच्छा एम्प्लॉय होगा, एफिशिएंट वर्कर विल प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। आपका एक अच्छा एम्प्लॉय, एफिशिएंट एम्प्लॉय अगर होगा तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करके देगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके देगा तो प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट और वर्कर सबका फायदा होगा, है ना। सो दिस विल इंश्योर दैट ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ द कंपनी एंड वर्कर्स। इस तरीके से काम करोगे तो मैनेजमेंट ही नहीं, वर्कर्स का भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा। भाई जितनी ज्यादा वेल्दी आपकी कंपनी होगी उतनी अच्छी आपको सैलरी मिलेगी, उतने अच्छे आपको बोनस मिलेंगे। तो आपका फोकस होना चाहिए कि साइंटिफिकली लोगों को सिलेक्ट करो, उनका डेवलपमेंट करो। यही रीजन है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ना आजकल वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, ताकि टाइम टू टाइम लोगों के स्किल्स भी अपडेट होते रहे, ताकि उनका डेवलपमेंट होता रहे हर एक स्टेज पे। क्योंकि डायनामिक है ना एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा डायनामिक है, हर एक नया राउंड ऑफ टेक्नोलॉजी नई चीज लेकर आ रहा है हमारे लिए। तो खुद को अपडेटेड रखने के लिए वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अटेंड करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या चल रहा है और उसी टेक्निक्स को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई कर सके। तो डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, तो टेलर इसी डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये दोनों प्रिंसिपल्स भी अब बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। सो टेलर ने सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल्स दिए हमें, फ्योल ने 14 दिए थे, इन्होंने सिर्फ 4 दिए, लेकिन टेलर ने हमें कुछ टेक्निक्स भी दी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, लेकिन उसका डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज आप पहले इन्हीं चारों प्रिंसिपल को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एक बार एनसीईआरटी में से बहुत अच्छे से इसको रीड करना है, एक एक लाइन को डीपली आपको स्टडी करना है, ठीक है बच्चे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आगे की टेक्निक्स के साथ। So till then, take care, bye bye.